Hello guys, welcome in your favorite physics channel Vikas Anand Physics Videos. I am Vikas, your favorite physics mentor. तो आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स फॉर क्लास 10th है। आज 10th में हम लोग एक वीडियो पढ़ेंगे, एक चैप्टर के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने चार्ज के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज हुआ है, चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज तक के वीडियोज़ मैंने बनाया। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये अप्लाई करता है और उसे कैसे हमें यूज़ करना है, क्या है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे यदि देख रहे होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग स्थिर विद्युत बल या स्थिर वैद्युतिकी बल के नाम से भी जानते हैं। क्या है एक्चुअली में, जैसे कहता है वह सपोज करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है ए और बी, एक पॉइंट चार्ज है ए और बी, दो पॉइंट चार्ज है। सपोज करते हुए कि इस पर के कुछ चार्ज हो गए, मान लेते हैं प्लस क्यू है, इसे बी प्लस क्यू या प्लस माइनस क्यू मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आप प्लस भी होगा तब भी, माइनस भी होगा तब भी, दोनों ही केस में ये लागू होता है। इसलिए इसमें सस्पेंसिबल नहीं होना है कि ये प्लस के लिए या माइनस के लिए क्या होगा, या इसकी वैल्यूज़ बढ़ेगी घटेगी या बदलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा नंबर ये हुआ ए और बी, दो पॉइंट चार्ज। मैं और भी इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में आपको बताया। तो ए और बी दो पॉइंट चार्ज हो गए। सपोज करते हुए कि इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है जिसे हमने स्मॉल आर माना। अब कूलम्ब साहब कहते हैं, कूलम्ब साहब ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने इस चीज़ को समझा था कि दो चार्ज बॉडी जब एक दूसरे पर फोर्स लगाती है, आइदर इट इज मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दो टाइप के फोर्स होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन का, तो ये दोनों ही फोर्स बराबर होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले कूलम्ब साहब ने हमें बताया। तो कूलम्ब साहब ने दो लॉ दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिगार्डिंग। पहले लॉ में उन्होंने एक्चुअली में बताया है कि जब दो चार्ज बॉडी हैं, इन पर जो भी अमाउंट है चार्ज का, तो जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है इनके बीच, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक चार्ज को भी यदि आप बढ़ाते हो, दूसरे को रिमेंस कांस्टेंट रखना है, एक चार्ज को भी यदि आप बढ़ाते हो तब भी फोर्स बढ़ेगा। जरूरी नहीं कि दोनों को बढ़ाना है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नोटिस करने वाली बात है, मान लो सपोज करते हुए 2 × 3 लिखते हैं, 6 आता है रिजल्ट। एक को हम कांस्टेंट रखते हैं, 2 रखते हैं, और एक को मैंने बढ़ा दिया तो देखिए रिजल्ट बढ़ गया। तो इसलिए जब प्रोडक्ट में हो तो ध्यान रखना चाहिए कि एक को भी बढ़ाने से दूसरे पर फर्क पड़ता है और ये सीधा आगे बढ़ जाता है। दूसरा लॉ उन्होंने ये दिया कि जो दो चार्ज बॉडी है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इस पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है ना। यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो हो रहा है। तो जैसे जैसे इस डिस्टेंस को हम बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे फोर्स घटता चला जाता है, और जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो फिर फोर्स उसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। और एक्चुअली में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए इस दोनों लॉ को मैं लिखता हूँ और फिर इसे वेरीफाई भी करेंगे और देखेंगे कि ये लॉ क्या है, कैसे इसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट लॉ कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो सबसे पहले मैं बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी। दैट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी। चार्ज किसी भी टाइप का हो सकता है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज किसी भी टाइप का हो, कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे आप लिख भी सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैं पहला लॉ लिख रहा हूँ। तो पहला लॉ क्या हो जाएगा? पहला लॉ है कि द फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज is directly proportional to the product of their चार्जेस। मतलब जो बॉडीज पे जो चार्ज अवेलेबल है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि इसे मैथमेटिकली लिखा जाए
यदि इसे मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसे Q1 माना जाए तो इसे Q2 माना जाए, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आप इसे पॉज भी करके यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे मैं थोड़ा इसे इरेज कर रहा हूँ या पिक्चर भी नोट कर रहे हैं। सेकेंड लॉ है कि this force is also inversely proportional to the square of the distance between them। दो चार्ज बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली वी कैन राइट F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन से मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। तो पहले दूसरे इक्वेशन से क्या होगा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें 1 और 2 से, 1 और 2 से दोनों को मिलाते हैं तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे आप जानते हैं ऑलरेडी कि एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, तो हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को फिलहाल हम K लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, एक्चुअली में ये जो K कांस्टेंट है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यह K इज ए कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है फिक्स होती है। एक्चुअली में इसकी वैल्यू वह फाइंड आउट की गई है 1/4 एप्सिलॉन 0 से। क्या होता है मैं इस पर डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यदि मैं इस K की यूनिट की बात करूं तो फोर्स के लिए हम लोग लिखेंगे न्यूटन। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ चला जाएगा मीटर इंटू मीटर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 यानी कुलाम इंटू कुलाम जाएगा नीचे, तो ये हो गया कुलाम का स्क्वायर यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ K। और K क्या है एक्चुअली में, K क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि K एक्चुअली में एक कांस्टेंट है जो मीडियम की परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। अब ये सवाल होता है कि मीडियम की परमिटिविटी क्या है। तो जब दो बॉडीज को सपोज करते हैं कि आप एयर में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं या उसके बीच में और कोई मीडियम, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या है, कैसी है उसकी कंडक्टिविटी, कितना कंडक्टर है वो मीडियम के प्रति, कितना अट्रैक्शन और रिपल्सन में हेल्प कर सकता है, इस बात की जानकारी हमें परमिटिविटी से पता चलती है। तो परमिटिविटी यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वैक्यूम की परमिटिविटी रखी गई है और उससे ये वैल्यू निकल कर आया है। यानी हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि जो ये दोनों चार्ज बॉडीज हैं ये फिलहाल वैक्यूम में रखे गए हैं। अब यदि वैक्यूम में नहीं रखा जाता हो, कोई दूसरा मीडियम हो, एयर हो, वाटर हो और कोई गैसियस मीडियम हो, तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन की वैल्यू बदल जाएगी। ये एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r होगा, यानी उसकी एप्सिलॉन r का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इस पर फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक इस वैल्यू को याद रखोगे और इस वैल्यू को पुट करके आप बनाओगे। तो F = K × Q1 Q2 अपॉन r², यही हमारा कूलॉम्स लॉ है, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए सर नोट कर लें, वीडियो पॉज करते हैं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन इस पर बना के दिखाऊंगा कि आप कैसे इसे यूज़ करेंगे या फिर इसका और क्या एप्लीकेशन होगा। दैट्स ऑल। चलिए तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कि कैसे इसका यूज़ करना है। सपोज करते हुए ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, +5 कूलम इसका चार्ज है और +5 कूलम इसका चार्ज है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा। सपोज करते हुआ कि इन दोनों A और B इसका नाम रख देते हैं,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है हर चीज़ में, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन हमेशा एसआई यूनिट में होते हैं, इसलिए एसआई यूनिट का जो ख्याल है वो हमें रखना चाहिए ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ 5 गुलाम हमारे बीच डिस्टेंस है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 10/100 कर देंगे तो आगे आपका 1/10 मीटर। इसे वहाँ रखेंगे। कुलाम्स लॉ क्या कहता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपना लिखा जाए, F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू मैंने पिछले टॉपिक में बताया है, 9 × 10⁹ आप याद रखोगे, इंटू Q1 Q2, तो पहला चार्ज यहाँ पर 5 गुलाम है, सेकेंड वाला चार्ज ऑलरेडी 5 गुलाम है, अपॉन डिस्टेंस है हमारा 1/10 का स्क्वायर। ये वो है 1/100 होगा, 100 ऊपर चला जाएगा। नोटिस करेंगे जब 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या हम 100 को 10⁻² लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे 100 को ये 1/100 होगा और 100 को हम लोग 10/10² लिख सकते हैं, जो 10² ऊपर जाने वाला है। तो एक पॉइंट और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक स्टेप, सॉरी, 9 × 10⁹ इंटू 25 और इंटू ये 100 चला गया ऊपर यानी 10⁻², ये 1 नीचे रह जाएगा, 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है नीचे। तो ये आप देख लो 25 × 9 कितना हो जाएगा, 25 × 9 225 इंटू 10⁻9 और 2, ये हो जाएगा 10⁻11। हालांकि वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फिजिक्स कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें आंसर देना है, तो आंसर हमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.25, और इस डेसिमल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको 2 पावर बढ़ाना पड़ेगा, तो 2.25 × 10⁻13, और चूंकि हम लोगों ने फोर्स निकाला है इसलिए फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो 2.25 × 10⁻13 न्यूटन इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा कि इसमें और भी डायरेक्शंस कैसे होंगी, मल्टीपल चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, सपोज करते हैं जैसे वो एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, A B C 3 पॉइंट चार्जेस है, तीनों के बीच का डिस्टेंस R आ रहा है या कुछ भी समथिंग दिया हुआ है, तो ड्यू टू C और A के कारण B पे कितना लगेगा या C पे B और A के कारण कितना लगेगा, इन तमाम तरह के फोर्सेस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर फिर से वेक्टर लॉ यूज होने वाला है, तो आप वेक्टर के बारे में थोड़ा सा वीडियो देख लेंगे, वेक्टर का भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ। वेक्टर के वीडियो जब डाल देंगे तो आपको वेक्टर की थोड़ी जानकारी हो जाएगी, तो वेक्टर की जानकारी के बाद ही आप इसे समझ पाएंगे। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगा होगा आपके वीडियो, ये वीडियो आप शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों में दिखाएं और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लें। दूसरा नंबर, यदि आपको कोई समस्या है, परेशानी होती है तो मैं कमेंट्स में लिखकर बताएं, उसकी वीडियोस में डालने का प्रयास करूँगा। दैट्स ओके गाइस, पिछले टॉपिक, अभी जो टॉपिक चल रही थी उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैंने बताया था, कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसमें मैंने चर्चा किया था कि फोर्स एक्ट्स बिटवीन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मल्टीपल चार्जेस के बीच कैसे काम करता है। अब तक तो हमने 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में देखा था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे काम कर रहा है। बट यदि 2 से ज़्यादा चार्जेज हो, 3 हो, 4 हो या उससे भी ज़्यादा चार्जेज हो, तो उस पर कैसे एक्ट करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेक्टर लॉ की ज़रूरत पड़ती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फार्मूला आपके लिए पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसका एप्लीकेशन मैं बताऊँगा कि कैसे होगा। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या कहता है कि सपोज 2 वेक्टर यदि हमें हो और उसका रिजल्टेंट पता करना हो कि उसका आखिर रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं एक पॉइंट है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सपोज करते हैं ए है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तो ये हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी, तो इसका रिजल्ट, आखिर इसका इफेक्ट किस डायरेक्शन में होगा। चलिए सपोज करते हैं कि इधर एक फोर्स लग रहा हो और एक इधर फोर्स लग रहा हो, तो जब एक ही बॉडी पे एक साथ 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है, तो एक्चुअली में वो बॉडी ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो बॉडी एक तीसरे ही डायरेक्शन में जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो इस टाइप का यूज़ आपको करना है मल्टीपल चार्जेस में भी, कि यदि 2 पॉइंट चार्ज, 3 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हो, तो उसके कारण कितना फोर्स होगा और कैसे एक्ट करेगा। तो जो हमारा इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, मैंने इसे वेक्टर आर से लिखा है, तो इसे कैसे पता करेंगे। इसका फार्मूला होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे आप निकालोगे इस वेक्टर लॉ से, ए स्क्वायर यानी पहले फोर्स का स्क्वायर या पहले वेक्टर का स्क्वायर, जो भी आपके पास हो वेक्टर के रूप में, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हियर cos थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है
वही एक्चुअली यहाँ पे cos थीटा होता है। अब यदि cos 90 हुआ तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए वैल्यू हट जाता है, केवल रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है। या यदि कोई एंगल है तो आप यहाँ पर उस एंगल को पुट करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने, इसको देखिए। इस फार्मूला को आप नोट कर लोगे, पॉज करके, थोड़ा बैक करके पॉज करके नोट कर लोगे, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन है, इसी का यूज हम लोग करने जा रहे हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास वह 3 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं, दैट इज ए, बी और सी। इसको मान लेते हैं इन सबकी वैल्यूज हुआ प्लस क्यू है, इस पर भी प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। आपके लिए हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दिए गए हों या प्लस और माइनस, तो बस इतना ध्यान रखना है कि यदि प्लस प्लस हुआ तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस हुआ तो अट्रैक्शन। अब देखिए पूछ रहा है कि ऑन द बी पे, पॉइंट बी पे जो चार्ज मौजूद है उस पर ए और सी के कारण, ड्यू टू ए और सी, ए एंड सी के कारण बी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब आप नोटिस करो कि यदि सी इस पर धक्का लगाए तो ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ए यदि इसको पुशअप करे, धक्का लगाए, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैंने बताया, अभी टॉपिक मैंने डिस्कस की कि यदि दो फोर्सेज आपस में परपेंडिकुलर हो तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। अब ये जो पॉइंट बी है, एक्चुअली में मैं इसे दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये जाएगा इस डायरेक्शन, ये जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक फोर्स का इन्फ्लुएंस इस डायरेक्शन में है, दूसरे फोर्स का इन्फ्लुएंस इस डायरेक्शन में है, तो एक्चुअली में हमारा जो बॉडी होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब डिपेंड करता है कि यदि इस तरफ का फोर्स इस तरफ का फोर्स इक्वल हुआ, ये बिल्कुल 45 एंगल पे होगा। यदि ये इक्वल नहीं है तो थोड़ा सा इसकी डिग्री बदल जाएगी, लेकिन होगा इसी के बीच में। तो यहाँ पर फिर से हमें कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही वेक्टर लॉ के साथ भी हम इसे अप्लाई करेंगे। तो पहले ये हम पता कर लें कि इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा और इसके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए बी टू सी के बीच में हम लगा रहे हैं फोर्स, बी टू सी के बीच में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोनों एक्चुअली में हुआ सेम है, Q और Q है, तो क्या इसे हम डायरेक्ट Q स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से ए और बी के बीच का फोर्स निकालते हैं। नाउ अगेन फोर्स बिटवीन ए टू बी, ए भी सेम होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि दोनों फोर्स जो एक्ट कर रहा हुआ है इधर की और इधर की ओर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो हम फिर अब इन दोनों फोर्स का जो इन्फ्लुएंस है, रिजल्ट है, वो इस डायरेक्शन में है। तो इसके लिए अब आपको वेक्टर लॉ इस्तेमाल करेगा, जो करना है, जो मैंने अभी बताया है। तो आप देखिए कि जब दो फोर्सेज वो 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो तो सिर्फ वहाँ पर पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर रूट अंडर ही किया जाता है। तो नेट जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स बराबर रूट अंडर पहले फोर्स का इन्फ्लुएंस प्लस दूसरे फोर्स का इन्फ्लुएंस का स्क्वायर। तो चूंकि दोनों वह सेम है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा सेट कर दूं, आसान कर दूं कैलकुलेशन, कि यदि दोनों ही फोर्स सेम है तो मैं इसे f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने f1 और f2 दोनों का f मान लिया, चूंकि सेम है तो f का स्क्वायर प्लस f का, ये हो जाएगा रूट अंडर 2f का स्क्वायर, और 2f का स्क्वायर को हम लोग रूट अंडर 2f लिखेंगे। 2 का रूट हो गया 2 और f स्क्वायर के बदले में f लिखा गया। अब रूट 2 इंटू एफ, अब f के जगह पे जो फोर्स लग रहा था वो लिख दीजिए, चूंकि ये फोर्स ये है इसलिए थोड़ा इधर देखेंगे, रूट अंडर 2 और f के जगह पर हम लिख देते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा। तो नोटिस करने वाली बात है कि जब भी इस टाइप के फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज हो तो वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ वेक्टर लॉ का भी इस्तेमाल करना है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ही इस्तेमाल ज़्यादातर किया गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी बहुत सारे वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल मैंने आपको एक डेमो दिया है इस टाइप के एग्जांपल का, तो इतना से आपका काम चल जाएगा क्लास 10th में। जो लोग NTSC ओलंपियाड इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे, IIT JEE नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे होंगे 9th 10th में होके, तो उनके लिए इसके आगे वाला वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।